Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय P3 चैनल पे आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी भूगोल कक्षा 12 भारत, लोक और अर्थव्यवस्था के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पर बात करेंगे। चैप्टर 3 मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट। जी, और ये चैप्टर यूपीएससी के लिहाज से देखें तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। GS1 में सोशल इश्यूज और GS3 में इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों से जुड़ता है। हाँ, तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर के जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें समझें, जो ज़रूरी फैक्ट्स हैं उन्हें जानें और सबसे ज़रूरी यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इसे एनालाइज करें। मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं, समझना है। और ये भी देखेंगे कि प्रीलिम्स और मेंस में यहाँ से कैसे सवाल बन सकते हैं या जो PYQs हैं उन्हें इंटीग्रेट करते हुए चलेंगे। बिल्कुल। तो चलिए बेरी शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में एक कहानी दी गई है रेखा की, उत्तरांचल यानी अब उत्तराखंड के एक छोटे किसान परिवार से। हाँ, और ये कहानी ना सीधे डेवलपमेंट के पैराडॉक्सेस, मतलब विकास के जो विरोधाभास है, उन पर बात करती है। में सवाल आता है कि ये कैसा विकास है? हाँ, कि क्या विकास और अविकास, मतलब डेवलपमेंट और अंडर डेवलपमेंट साथ साथ चलते हैं? क्या विकास कुछ लोगों के लिए है और कुछ के लिए नहीं? बिल्कुल, यही सेंट्रल थीम है इस चैप्टर की कि क्या डेवलपमेंट इनहेरेंटली अमीर और गरीब, मतलब हैव्स और हैव नॉट्स बनाता है, और भारत के कॉन्टेक्स्ट में ये खास तौर पर रेलेवेंट है। सही कहा। तो सबसे पहले यही क्लैरिफाई करते हैं कि मानव विकास या ह्यूमन डेवलपमेंट है क्या आखिर। क्या ये सिर्फ जीडीपी बढ़ना है? बिल्कुल। या सड़कें बन जाना? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जो अर्थशास्त्री थे महबूबुल हक, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज किया, उनका कहना था कि ये लोगों की चॉइसेस, उनके विकल्पों का दायरा बढ़ाने की प्रक्रिया है। अच्छा, चॉइसेस बढ़ाना। हाँ, ये सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ से कहीं ज्यादा है। मतलब लोगों को सिर्फ पैसा कमाने का मौका न मिले, बल्कि उन्हें एक लंबा स्वस्थ जीवन जीने का मौका मिले। ज्ञान हासिल करने का, मतलब शिक्षा। बिल्कुल, शिक्षा और एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पाने के साधन मिले। एम्पावरमेंट यानी सशक्तिकरण भी इसका हिस्सा है। तो ये काफी होलिस्टिक अप्रोच है। इसमें फिर सोशल जस्टिस, रीजनल बैलेंस, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये सब भी आ जाते होंगे। निश्चित रूप से। ये सिर्फ क्या हासिल हुआ ये नहीं देखता, बल्कि ये भी देखता है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ और उसका फायदा किस किस तक पहुंचा। ये क्वालिटी ऑफ लाइफ पर फोकस करता है। तो फिर इसे मेजर कैसे करते हैं? क्योंकि डेवलपमेंट को तो जीडीपी से नाप लेते हैं, पर इसे इसके लिए जो सबसे कॉमन टूल है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मतलब HDI। इसे UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ने डेवलप किया है। हाँ, HDI सुना। तो HDI बेसिकली 3 मेन डायमेंशंस पर फोकस करता है। पहला है हेल्थ, मतलब स्वास्थ्य। इसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी से मापते हैं, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। बिल्कुल, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। दूसरा आयाम है एजुकेशन, यानी शिक्षा। इसमें लिटरेसी रेट और स्कूल एनरोलमेंट ये सब आता होगा। जी हाँ, एडल्ट लिटरेसी रेट और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जैसे इंडिकेटर्स। और तीसरा आयाम है एक्सेस टू रिसोर्सेज, मतलब संसाधनों तक पहुंच। इसे पर कैपिटा इनकम से जोड़ते हैं। हाँ, आमतौर पर कैपिटा इनकम, जैसे पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम या GNI से इसे मेजर किया जाता है। तो ये एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच हुई। सिर्फ पैसा नहीं, हेल्थ और एजुकेशन भी उतने ही इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब भारत के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। इस एनसीईआरटी चैप्टर में UNDP की 2005 की रिपोर्ट का जिक्र है। ये ध्यान रखना होगा कि आंकड़े काफी पुराने हैं। हाँ, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, क्योंकि एनसीईआरटी का ये एडिशन पुराना है, तो डेटा भी उसी समय का है। तो उस 2005 की रिपोर्ट के हिसाब से भारत 172 देशों में 127वें स्थान पर था। 127वीं रैंक। हाँ, और HDI मान था 0.602। ये मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट की कैटेगरी में आता था। आज की सिचुएशन काफी बदल गई है, रैंकिंग और स्कोर दोनों, पर हम अभी डिस्कशन के लिए इसी एनसीईआरटी डेटा को रेफरेंस मानेंगे। ठीक है, तो उस समय के हिसाब से 127वीं रैंक ये तो यही दिखाती है कि भारत में मानव विकास की स्थिति ग्लोबली देखें तो बहुत अच्छी नहीं थी, काफी चैलेंजेस थे। बिल्कुल। तो अगर इसे मेंस के सवाल की तरह देखें, भारत के मानव विकास सूचकांक HDI को प्रभावित करने वाले प्रमुख संकेतक कौन से हैं और इसमें क्षेत्रीय भिन्नताएं क्यों दिखती हैं? तो इसका एनालिसिस कैसे करेंगे एनसीईआरटी के आधार पर? देखिए, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, HDI के 3 पिलर्स हैं: इकोनॉमिक अटेनमेंट्स, हेल्दी लाइफ
और सोशल एम्पावरमेंट। तो इन्हीं के तहत भारत की स्थिति देखनी होगी उस पुराने डेटा के हिसाब से। ठीक है, पहले इकोनॉमिक अटेनमेंट्स लेते हैं। पर कैपिटा इनकम एक इंडिकेटर है, लेकिन भारत में शायद इनकम से ज्यादा बड़ा मुद्दा इनकम इनइक्वालिटी का रहा है। सही कहा। चैप्टर में जो पुराने आंकड़े दिए हैं 1980-81 की कीमतों पर, वो भी यही दिखाते हैं। महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात जैसे राज्यों की पर कैपिटा इनकम 4,000 रुपए से ज्यादा थी। और दूसरी तरफ यूपी, बिहार, ओडिशा, एमपी जैसे राज्य थे जहां ये 2,000 रुपए से भी कम थी, मतलब दोगुने से भी ज्यादा का फर्क। ये साफ दिखाता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फायदा सब राज्यों तक बराबर नहीं पहुंचा। और गरीबी, पॉवर्टी का भी जिक्र है। 1999-2000 के आंकड़ों के हिसाब से लगभग 26.10% पॉपुलेशन गरीबी रेखा से नीचे थी। हाँ, और इसमें भी राज्यों में बहुत अंतर था। जैसे उड़ीसा में ये फिगर करीब 47% था, जो कि कुछ राज्यों में काफी कम। तो ये दिखाता है कि सिर्फ नेशनल इनकम बढ़ाना काफी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन और पॉवर्टी रिडक्शन बहुत जरूरी है मानव विकास के लिए। बिल्कुल। अब दूसरे पिलर पर आते हैं, हेल्थी लाइफ। इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी IMR जैसे इंडिकेटर्स आते हैं। इस मामले में किताब बताती है कि आज़ादी के बाद प्रोग्रेस हुई थी। 1951 से 1999 के बीच ओवरऑल डेथ रेट 25.1 प्रति हजार से घटकर 8.1 हो गया था। और IMR शिशु मृत्यु दर, वो भी 148 प्रति हजार जीवित जन्मों से घटकर 70 हो गया था। काफी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट था ये। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो भी बड़ी थी। पुरुषों के लिए 37.1 साल से 62.3 साल और महिलाओं के लिए 36.2 से 65.3 साल तक। ये 1999 तक के आंकड़े हैं। तो ये तो पॉजिटिव ट्रेंड्स हैं। लेकिन किताब एक बहुत चिंताजनक बात भी हाईलाइट करती है, गिरता हुआ चाइल्ड सेक्स रेशो, खासकर 0 से 6 साल के बच्चों में। हाँ, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। 2001 की जनगणना जिसका जिक्र है, उसने ये ट्रेंड दिखाया। और चिंता की बात ये थी कि ये समस्या हरियाणा और पंजाब जैसे तथाकथित विकसित राज्यों में ज्यादा थी, जहां रेशियो 800 लड़कियों प्रति 1000 लड़कों से भी नीचे चला गया था। बिल्कुल। ये दिखाता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपने आप में सोशल ईवल्स जैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या फीमेल फोर्टिसाइड को खत्म नहीं करता। मानसिकता बदलना, जेंडर इक्वालिटी लाना, ये मानव विकास के लिए बहुत जरूरी है। सही बात है। अब तीसरा पिलर, सोशल एम्पावरमेंट, जिसमें लिटरेसी यानी साक्षरता मेन है। 2001 सेंसस के अनुसार भारत की ओवरऑल लिटरेसी रेट 65.4% थी। हाँ, इसमें भी काफी प्रोग्रेस हुई थी पिछले दशकों में, लेकिन यहाँ भी 2 बड़े चैलेंजेस साफ दिखते हैं, जिनका जिक्र किताब करती है। पहला तो है जेंडर गैप, पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में अंतर। हाँ, मेल लिटरेसी थी 75.85% और फीमेल लिटरेसी सिर्फ 54.16%। ये बहुत बड़ा गैप था, जो महिलाओं के एम्पावरमेंट में एक बड़ी रुकावट थी। और दूसरा चैलेंज रीजनल वेरिएशन रहा होगा। बिल्कुल। 2001 के ही आंकड़े देखें तो केरल जैसे राज्य थे जहां लिटरेसी 90% से ऊपर थी, और बिहार जैसे राज्यों में 50% से भी कम। तो शिक्षा के अवसर भी देश में समान रूप से उपलब्ध नहीं थे। तो इन तीनों इंडिकेटर्स, इकोनॉमिक, हेल्थ और एजुकेशन के एनालिसिस से, जो NCERT के पुराने डेटा पर बेस्ड है, यही समझ आता है कि भारत में ह्यूमन डेवलपमेंट की कहानी मिलीजुली रही है। प्रोग्रेस हुई है, पर इनइक्वालिटीज बहुत गहरी हैं, राज्यों के बीच भी और जेंडर के आधार पर भी। और एक बात और याद रखनी चाहिए, जैसा चैप्टर में भी कहा गया है कि HDI खुद एक परफेक्ट मेजर नहीं है। इसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। जैसे ये कॉलोनियलिज्म का हिस्टोरिकल इम्पैक्ट, या सोशल डिस्क्रिमिनेशन, जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव, या ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इन सब फैक्टर्स को पूरी तरह कैप्चर नहीं कर पाता। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत जैसे देश में ये हिस्टोरिकल और सोशो कल्चरल फैक्टर्स ह्यूमन डेवलपमेंट को बहुत डीपली अफेक्ट करते हैं। इन्हें सिर्फ HDI के नंबरों से नहीं समझा जा सकता। बिल्कुल। अच्छा, राज्य स्तरीय भिन्नताओं पर वापस आते हैं। योजना आयोग की एक रिपोर्ट का जिक्र है चैप्टर में, 2001 के HDI पर बेस्ड। उसके हिसाब से टॉप और बॉटम राज्य कौन से थे? उस रिपोर्ट के अनुसार, जैसा हमने लिटरेसी में भी देखा, केरला टॉप पर था। HDI स्कोर था 0.638। केरल हमेशा आगे रहता है इन मामलों में। हाँ,
उसके बाद पंजाब 0.537, तमिलनाडु 0.531 और महाराष्ट्र 0.523 थे। और सबसे नीचे? सबसे नीचे थे बिहार 0.367, फिर असम 0.386, उत्तर प्रदेश 0.388, मध्य प्रदेश 0.404 और ओडिशा 0.404। ये पैटर्न तो साफ है, जहां लिटरेसी, खासकर फीमेल लिटरेसी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेहतर थे, वो राज्य एचडीआई में भी आगे थे। बिल्कुल। और इसमें हिस्टोरिकल फैक्टर्स का भी रोल है, जैसा आप पहले कह रहे थे। कॉलोनियल पीरियड की पॉलिसीज, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स का इम्पैक्ट, ये सब आज भी रीजनल डिस्पैरिटीज में झलकता है। सही। तो इस पूरे डिस्कशन से प्रीलिम्स के लिए कुछ की टेकअवेज बनते हैं। जैसे एचडीआई के इंडिकेटर्स क्या हैं? हेल्थ, एजुकेशन, इनकम। इंडिया की पुरानी रैंक वैल्यू 1270.602 2005 डेटा। कुछ राज्यों की पुरानी रैंकिंग, केरला टॉप, बिहार बॉटम, 2001 डेटा। लिटरेसी रेट्स ओवरऑल 65.4%, फीमेल 54.16% 2001। चाइल्ड सेक्स रेशो का मुद्दा 800 इन पंजाब, हरियाणा 2001। पॉवर्टी रेट 26.10% 1999-2000। ये सब फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। और मेंस के लिए जो की आर्ग्यूमेंट्स है वो ये हैं। 1. Significant regional disparities mark India's HDI landscape, driven by economic levels, health outcomes, especially child sex ratio concerns, and literacy rates, especially female literacy. 2. While India shows progress in health education indicators post-independence, deep-rooted issues like poverty, gender inequality, and regional imbalances persist. बिल्कुल। चलिए अब डिस्कशन के अगले हिस्से पर चलते हैं। विकास, पर्यावरण और सततता, डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। ये भी एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है। हाँ, क्योंकि जैसा हमने रेखा की कहानी में भी देखा, डेवलपमेंट अक्सर एनवायरनमेंट की कीमत पर आता है। ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है। एक तरफ जीवन स्तर सुधारना है, फैक्ट्रीज लगानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, और दूसरी तरफ उसी से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, रिसोर्स डिप्लीशन होता है, पोल्यूशन बढ़ता है, और इसका बोझ भी अक्सर गरीब और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज पर ज़्यादा पड़ता है। सोशल इनइक्वालिटीज बढ़ती हैं। तो अगर इसे मेंस के सवाल की तरह फ्रेम करें, विकास अक्सर पर्यावरणीय क्षरण और सामाजिक असमानताओं की ओर ले जाता है। भारतीय संदर्भ में इस कथन पर चर्चा करें और सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में क्या रास्ते हो सकते हैं, इस पर चैप्टर क्या कहता है? देखिए, चैप्टर 2 पर्सपेक्टिव्स का जिक्र करता है। एक है नियो माल्थुसियन सोच। माल्थस वाली थ्योरी, पॉपुलेशन वर्सेस रिसोर्सेज। हाँ, उसी से मिलती जुलती। ये मानते हैं कि बढ़ती पॉपुलेशन ही एनवायरनमेंट पर प्रेशर का मेन कारण है, क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। लेकिन क्या प्रॉब्लम सिर्फ पॉपुलेशन की है या कंजम्पशन पैटर्न्स की भी? यही दूसरा पर्सपेक्टिव है। ये कहता है कि असली मुद्दा रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी से ज्यादा उनका अनइक्वल सोशल डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन है। कुछ लोग, कुछ देश जरूरत से ज्यादा कंज्यूम करते हैं। हाँ, और बहुतों को बेसिक नीड्स भी नहीं मिलती। तो डेवलपमेंट ने रिसोर्सेज का यूज तो बढ़ाया है, पर उसका फायदा और नुकसान बराबर नहीं बनता है। यहीं पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आती है। सतत विकास, इसकी सबसे फेमस डेफिनेशन कौन सी है? वो ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट आ कॉमन फ्यूचर 1987 से आती है। उसके अनुसार सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट है जो वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करे, बिना भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए। Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. ये बहुत पावरफुल डेफिनेशन है। फ्यूचर जनरेशंस का ध्यान रखना। हाँ, इसमें इंटरजेनरेशनल इक्विटी तो है ही, साथ में इंट्रा जेनरेशनल इक्विटी भी इम्पॉर्टेंट है। मतलब आज की पीढ़ी में भी रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो। इस कॉन्टेक्स्ट में चैप्टर महात्मा गांधी के विचारों को भी लाता है। वो आज भी रिलेवेंट है, बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। गांधी जी ने हमेशा प्रकृति के साथ हार्मनी, ज़रूरतों को सीमित रखने, ऑस्टेरिटी, सोशल वेल्थ की ट्रस्टीशिप और नॉन वायलेंस पर जोर दिया। उनका वो कथन कि पृथ्वी सबकी जरूरतें पूरी कर सकती है, पर किसी एक का लालच नहीं। बिल्कुल, ये आज के कंज्यूमरिस्ट कल्चर पर एक सीधी टिप्पणी है, और उनके ये विचार बाद में कई ग्लोबल रिपोर्ट्स और मूवमेंट्स में भी दिखे, जैसे लिमिट्स टू ग्रोथ रिपोर्ट 1972, शूमाकर की किताब स्मॉल इज ब्यूटिफुल 1974 या रियो समिट की एजेंडा 21।
इन सब ने कहीं ना कहीं अनलिमिटेड ग्रोथ और एक्सप्लॉयटेशन पर सवाल उठाए। तो मैसेज यही है कि हमें डेवलपमेंट के ऐसे मॉडल्स चाहिए जो एनवायरमेंटली साउंड हो, सोशली जस्ट हो और इकोनॉमिकली वायबल भी हो। एक बैलेंस बनाना होगा। ठीक है, तो इस सेगमेंट से प्रीलिम्स के लिए की कॉन्सेप्ट्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ब्रुंटलैंड डेफिनेशन, नियो माल्थुजियनिज्म और ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स, बुक्स अवर कॉमन फ्यूचर, लिमिट्स टू ग्रोथ, स्मॉल इज ब्यूटिफुल, एजेंडा 21। गांधी जी के आइडियाज भी इंपॉर्टेंट हैं। और मेंस के लिए टेक अवे ये है। 1. Development in India is paradoxical, creating opportunities while exacerbating environmental degradation and social inequalities, demanding a shift towards sustainability. 2. Sustainable development, balancing present needs with future capabilities, is imperative, integrating economic, social, and environmental dimensions. 3. Gandhian principles, harmony with nature, austerity, trusteeship, and insights from global reports like Brundtland offer valuable frameworks for achieving sustainable development in India. बिल्कुल। तो आज हमने मानव विकास के कॉन्सेप्ट को समझा। यह सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं, बल्कि लोगों की कैपेबिलिटीज बढ़ाना है, उन्हें मीनिंगफुल चॉइसेस देना है। हमने भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखा, एनसीईआरटी के पुराने डेटा के आधार पर, कि प्रोग्रेस के साथ-साथ रीजनल और सोशल इनइक्वालिटीज कितनी बड़ी चैलेंजेस हैं। एचडीआई एक यूजफुल टूल है, पर इसकी लिमिटेशंस को समझना भी जरूरी है। और आखिर में हमने डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत पर बात की। भविष्य का रास्ता वही है जो प्लैनेट और फ्यूचर जनरेशंस दोनों के लिए सस्टेनेबल हों, जिसमें शायद गांधी जी के वैल्यूज और मॉडर्न साइंस दोनों का सिंथेसिस जरूरी होगा। जाते जाते एक सवाल अपने श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं। आज का युग टेक्नोलॉजी का है, एआई, ऑटोमेशन, डिजिटल रेवोल्यूशन। तो सवाल यह है कि भारत इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए, डिजिटल डिवाइड को पाटते हुए एक ज्यादा इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे इंश्योर कर सकता है। जरूर सोचिएगा इस पर। अगले सत्र में फिर मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद। जय हिंद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.